हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 2 का साइंस का ब्रह्मांड चैप्टर कवर कर रहे हैं। यह वीडियो जो है यह पार्ट 3 वीडियो है और यदि इससे पहले आपने इसके पहले भाग और दूसरे भाग को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सूर्य के किस भाग की आकृति डायमंड की अंगूठी अर्थात चंद्राकार के आकार की दिखाई देती है। तो यह है वर्णमंडल। सूर्य का जो वर्णमंडल वाला भाग होता है वह होता है जो कि डायमंड की आकृति की तरह दिखाई देता है, डायमंड की अंगूठी की आकृति की तरह दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य वर्णमंडल की आकृति डायमंड की अंगूठी के समान होती है और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में ऐसा दिखाई देता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितना गुना तक ज़्यादा है। तो 109 गुना तक सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य का आकार अर्थात व्यास की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना तक का ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, जबकि सूर्य का जो द्रव्यमान है, अभी हम व्यास की बात कर रहे थे, अभी हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,35,000 गुना तक ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य का जो जीवन काल है वह लगभग 10 अरब वर्ष का है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है। तो सूर्य का जो परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है अपना परिक्रमण काल पूरा करता है और यह गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। तो सूर्य जो है तो अपने दुग्ध मेखला अर्थात आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा का वो कर रहा है, गैलेक्सी का परिक्रमण कर रहा है। और इसका एक परिक्रमण काल कब तक में पूरा होता है। पूरी गैलेक्सी का सूर्य जो है 25 करोड़ वर्षों में एक चक्कर कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी के बहुत सारे भाग हैं, आंतरिक है, मध्य है, बाह्य है, इसी तरह से सूर्य का भी भाग है, सूर्य को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इस तरह से सूर्य का जो आंतरिक भाग है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, और यह हिस्सा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। आगे देखते हैं कोर के बारे में। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, यह नाभिक की भट्टी के समान है। ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा ताप एवं दाब होता है एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे सूर्य का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य की संरचना जो है दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, सूर्य की संरचना को दो भागों में बांटा गया है, एक तो आंतरिक भाग और दूसरा है बाहरी भाग। ठीक है, तो आंतरिक भाग के जो होते हैं 3 स्तर होते हैं। ठीक है, जो सूर्य का आंतरिक भाग होता है उसका 3 स्तर है। कौन कौन सा, एक तो कोर हो गया आपका, दूसरा हो गया विकिरण मेखला और तीसरा हो गया संवहन मेखला। आगे देखते हैं बाहरी भाग को। बाहरी भाग में 3 स्तर आते हैं। ठीक है, पहला आता है प्रकाश मंडल, फिर आता है वर्णमंडल और जो सबसे बाहरी होता है कोरोना। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य के किस भाग में पदार्थों का चक्रीय संवहन होता है। ठीक है, तो सूर्य के जो संवहन मेखला जो भाग होता है, ठीक है, संवहन मेखला भाग, उसमें क्या होता है, पदार्थों का जो है चक्रीय संवहन होता है। आगे डिटेल देख लेते हैं। सूर्य का जो तीसरा स्तर संवहन मेखला जो है वह पदार्थों के चक्रीय संवहन के लिए होता है। ठीक है, देखते हैं। जबकि विकिरण मेखला में विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देख लेंगे। आगे देखते हैं। सूर्य का जो भाग हम साधारणतः देख पाते हैं वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भी भाग हम देख पाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। आगे देखते हैं। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग जो है प्रकाश मंडल कहलाता है, या सूर्य की ऊपरी सतह जो हमें दिखाई देती है वह प्रकाश मंडल कहलाती है। और इसका तापमान कितना होता है, सूर्य का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसमें सौर कलंक की घटना देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम किसने दिया था? तो आकाशगंगा के प्रतिसरण का नियम जो है एडविन पी हब्बल ने 1925 में दिया था। ध्यान से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एडविन पी हब्बल ने 1925 में बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड जो है फैल रहा है और आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, इसे ही आकाश गंगाओं के प्रति सरण का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? तो ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है वह है हिग्सा बोसान। हिग्सा बोसान जो है वह ब्रह्मांड का मौलिक कण है। हिग्सा बोसान का जो सिद्धांत है 1964 में दिया गया था। आगे देखते हैं, वे आकाशीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वह कहलाते हैं तारे। और इसी तरह से सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड का एक तारा है जो कि अपने ही ऊष्मा एवं प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य को भी तारा कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, बिग बैंग महाविस्फोट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या किया था? बिग बैंग महाविस्फोट थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे जो है बेल्जियम के निवासी हैं। ठीक है, और वर्तमान में ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित सबसे मान्य सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेत्रे 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे कि क्या कहते हैं? बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी आपने सुना होगा। आगे देखते हैं, बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना को प्रमाणित किया गया, और यह किसने प्रमाणित किया है? एडविन हब्बल ने। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है और हिंदी में इसे ब्रह्मांड विज्ञान कहेंगे। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, और कौन से शब्द से लिया गया है? तो यह कास्मोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयों का अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसमें अवरोही क्रम पूछा गया है, अर्थात छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जो दूरी मापने की इकाई है उसको अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? खगोलीय इकाई है। ठीक है, फिर है कौन सी? प्रकाश वर्ष, इसके बाद है फिर पारसेक। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? पारसेक। ठीक है, आगे देखते हैं पारसेक के बारे में। पारसेक जो है लंबाई की एक इकाई है। ठीक है, जिसका प्रयोग ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.3 प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं, खगोलीय इकाई यह दूसरी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे देखते हैं, एवं सबसे छोटी इकाई खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट जो होती है सबसे छोटी खगोलीय इकाई कहलाती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, तो यह क्या है? यह एग्जाम्पल है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकली ये यूनिट जो है, तो जैसे कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी नापनी है, तो यह सबसे छोटी इकाई होगी एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट। और जो आपका पारसेक है वह पूरे जो पूरे गैलेक्सी की जो दूरी है उसको नापने की इकाई है। ठीक है, आगे देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यह की थी कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस यह जो है पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने सौरमंडल की खोज की। ठीक है, और सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, कोपरनिकस ने ही
पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति के बारे में भी बताया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। आगे देखते हैं, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में चमकता है? तो यह हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के पास सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वह सूर्य के बाद पृथ्वी का जो है सबसे निकटतम तारा है। आगे देखते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो दूरी है 4.3 प्रकाश वर्ष है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल जो होता है वह सौर परिवार का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद कौन कौन से सदस्य होते हैं वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहचाने जाने के योग्य आकृति वाले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। जैसे सप्तऋषि हो गया, सप्तऋषि की आकृति को हम पहचान सकते हैं। ओरियन तारामंडल जो होता है जिसे कालपुरुष भी कहते हैं उसे हम पहचान सकते हैं, तो वह भी एक तारामंडल है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों का जो समूह होता है वही आपका तारामंडल कहलाता है। आगे देखते हैं, सौर परिवार के सदस्य। अभी ऊपर में दिया गया था एक क्वेश्चन, तो उसमें तारामंडल जो था वह आपका सौर परिवार का सदस्य नहीं था। तो सौर परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सौर परिवार के सदस्य हैं ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ठीक है, ये चारों आपके सौर परिवार के क्या हैं? सदस्य हैं। ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ठीक है, आगे देखते हैं, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाली खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्का। ठीक है, सूर्य तथा इन पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है ये पिंड जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अभी बताए थे। ठीक है, तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है वह उसे कहते हैं कोरोना या किरीटी। ठीक है, कोरोना के बारे में देख लेते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी स्तर को वरुण, सूर्य मुकुट कहते हैं। ठीक है, इसी कोरोना को ही वरुणा भी कहेंगे और सूर्य का मुकुट भी कहेंगे। ठीक है, और यह जो एक्सरे किरणें होती हैं आपकी, तो एक्सरे किरणों का जो उत्सर्जन होता है वह इसी कोरोना वाले भाग से होता है। ठीक है, कोरोना वाला भाग जो सबसे बाहरी स्तर होता है सूर्य का, और यह भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? दिखाई देता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह सभी को पता होगा कि सूर्य है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा गुणधर्म बोसोन को फॉर्मियन से अलग करता है? तो प्रचक्रण होता है जो कि बोसोन को फॉर्मियन से अलग करता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक कणों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। देखते हैं, प्राथमिक कणों को उनके प्रचक्रण गुणधर्मों के आधार पर जो है 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक फॉर्मियन और एक आपका क्या था? एक फॉर्मियन हो गया और एक आपका था बोसोन। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मियन का। फार्मी डिराक सांख्यिकी का अनुसरण करता है। यह जो है एग्जाम्पल में क्वार्क, लेप्टॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये क्या है? फार्मियन कण है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक फार्मियन कोई भी कण हो सकता है। ठीक है, जिसमें एक विषम अर्धपूर्णांक प्रचक्रण होता है। ठीक है, अगर जो चक्रण दिया गया है अर्धपूर्णांक रूप में, जैसे 1/2 और 3/2 इस तरह का, तो वो आपका फार्मियन कण होता है। ठीक है, उसका लक्षण होता है। इसी तरह से जो बोसोन होता है, बोसोन को देख लेते हैं। यह जो है रोज आइंस्टीन सांख्यिकी का अनुसरण करता है। बोसोन जो होते हैं वे कण होते हैं जिनमें पूर्ण
जिनमें पूर्णांक प्रचक्रण होता है, ठीक है। इनमें कोई बटे में कोई इकाई नहीं होती है, सीधे सीधे नंबर पूरे पूरे होते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर करेंगे, मापन, ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।